सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आज हम कक्षा 7वीं का हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण। अब वर्ण विचार के अंदर हमने पढ़ा कि वर्ण जो है स्वर व व्यंजन है ना, इन दोनों को मिला, ये दो मिला के 44 वर्ण होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद पढ़े, स्वर के भेद जो हैं वह हमने पढ़े। ह्रस्व स्वर है ना, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में पढ़ा। तो उसी प्रकार से हम अब विस्तार से व्यंजन के भेदों को पढ़ने वाले हैं। अब व्यंजन के भेद अगर हम देखें तो व्यंजन के भेद 3 हैं। व्यंजन के भेद कितने हैं? 3 हैं। तो 3 भेद कौन कौन से हैं? ऐसे देखा जाए तो 4 भेद है, लेकिन प्रमुख मुख्य रूप से देखें तो 3 भेद देखे जाते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लेंगे तो स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंदर वे सब वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मतलब हमारे कंठ से निकलने वाली जो वायु है, जो हमारे सांस जो है वह मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई निकलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे वर्ण जो हम उच्चारण करते हैं या बोलते समय हमारे मुख के अंदर विभिन्न भागों को मतलब अलग अलग छूते हुए, विभिन्न भागों को सभी को छूते हुए बाहर निकलती है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन के अंदर अगर हम देखें क से म तक के जितने भी वर्ण हैं, व्यंजन हैं, वो सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसे हम अन्य एक दूसरे नाम से भी हम ले सकते हैं, क वर्ग से। क वर्ग के अंदर पूरे 5 वर्ण होते हैं, उधर से लेकर म वर्ग तक, ठीक है ना, म वर्ग तक पूरे के पूरे। ठीक है। तो क च ट त प फ ब भ म, तो प वर्ग, इसमें हम प वर्ग भी ले सकते हैं। प वर्ग तक, प वर्ग तक कहने का मतलब यह है, देखिए क च ट त और प। अब एक एक जो ये वर्ग है क वर्ग, तो क वर्ग के अंदर कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ और अंग। तो अंग तक ये टोटल हुए 5। तो एक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। ठीक इसी प्रकार क से लेके प वर्ग तक, फ के बाद में आता है प से प, फ, ब, भ और म। तो ये म वर्ग तक, क से लेकर पूरे म वर्ग, क वर्ग से प वर्ग के अंदर बीच में जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी वर्ण हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनका जब भी मनुष्य उच्चारण करता है अपने मुख के द्वारा, तो मुख के विभिन्न भागों को, जैसे तालु हुआ, जीभ जो है तालु से टच करते हुए, दांतों को टच करते हुए, नासिका से टच करते हुए ये वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन बाहर निकलते हैं। इसीलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे दूसरा जो व्यंजन का भेद है वो अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे। अब अंतस्थ व्यंजन बहुत ही सिंपल है। इसका हम परिभाषा को देखें तो इनके जो वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं, इनका अगर हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते हुए मुख से बाहर निकलते हैं, परंतु स्वर व व्यंजन के बीच में होता है। इनका उच्चारण जब भी हम करेंगे तो स्वर और व्यंजन के बीच में होता है इनका उच्चारण, इसीलिए हम इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा को देखते हैं तो लिखा गया है कि जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। स्पर्श व्यंजन मतलब जीभ जो है वह सभी मुख के भागों को स्पर्श करती है। और अंतस्थ व्यंजन के अंदर क्या होता है कि जब भी वर्ण बाहर निकलते हैं तो जीभ जो है वह किसी भी मुख के भाग को स्पर्श नहीं करती है, नहीं छूती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। आइए हम उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण के अंदर आप स्वयं भी घर पर उदाहरण मुख से ये जो वर्ण है ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। जैसे य,
आप बोलेंगे य, तो य के अंदर न तो जीभ किसी भी मुख के किसी भी भाग को छू नहीं रही है। तो य वर्ग जो है, य वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। कभी कभार प्रश्न आता है कि अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण के माध्यम से आप बताइए। तब आप जो है य, र, ल, व, है ना, तो इस तरह से आप जो है इनके उदाहरण के माध्यम से आप कर सकते हैं। चलिए अब हम तीसरा जो अंतिम व्यंजन का भेद है ऊष्म व्यंजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा के अंदर आपके पूछा जा सकता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, या हम ले सकते हैं ऊर्जा। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर से तीव्र गति के द्वारा निकलते हैं, जो हमारे मुख के अंदर से जो वायु निकलती है, जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं वो तीव्र गति से निकलते हैं, इसके कारण हमारे मुख के अंदर कुछ गर्मी का या ऊष्मा का ऊष्मा निकलती है, ऊष्म तरीके जो गर्मी जो हमारे मुख के द्वारा निकलती है, ऐसा उच्चारण करते समय जो गर्मी पैदा करते हैं हमारे मुख के अंदर, उनको हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का अगर हम उदाहरण देखें तो आप स्वयं भी करके देख सकते हैं, जैसे श, अगर ठंडी के अंदर आप श का उच्चारण करेंगे तो आपके मुंह में थोड़ा गर्मी सा आपको फीलिंग्स महसूस होगी, भावना उत्पन्न होगी। श, शलगम वाला श, क्षत्रिय वाला षटकोण वाला श, सांप वाला श और ह, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये देखे उदाहरण ऊष्म व्यंजन के, जिससे गर्मी वायु मुख से तीव्र गति से निकलती है और ऊष्मा पैदा करती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा डिटेल में ऊष्म व्यंजन, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है तो हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन को भी। हम जो है अगर देखें तो इसको दो भागों में बांटा गया है, श्वास की मात्रा के आधार पर, वायु व श्वास की मात्रा के आधार पर। प्रश्न आता है कि वायु व श्वास की मात्रा के आधार, श्वास के आधार पर जो है ऊष्म व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लिखेंगे दो। तो पहला जो है वह है अल्प प्राण, और दूसरा जो है वह है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण ये ऊष्म व्यंजन ही है, लेकिन इनको श्वास व वायु के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। अब हम सबसे पहला लेते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं। अब अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है। इसमें श्वास वायु कैसी होती है, कम मात्रा में। श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, ठीक है, इसलिए इन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, इसमें बच्चों एक बार ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया था क, ख, ग, घ और अंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 वर्ण होते हैं। तो 5 वर्ण के अंदर अल्प प्राण को अगर आपको पहचानना है कि इसमें से अल्प प्राण ऐसे कौन से 5 वर्णों के अंदर, क वर्ग के अंदर कौन कौन से अल्प प्राण व्यंजन है, तो आप कैसे पहचान करेंगे। तो बहुत ही सिंपल एक मैथ्स में फॉर्मूला होता है, वैसे हिंदी में व्याकरण में भी फॉर्मूला है, जिसको हम कह सकते हैं प्रथम, द्वितीय और पंचम वर्ग। पहला, दूसरा और पंचम वर्ग, ठीक है, पहला, दूसरा और पांचवा, 1, 2 और 5, इन वर्गों को हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण। तो क, ख और अंग, क, ख और अंग, इनको बोलते समय बहुत ही कम, मतलब जो है हमारी श्वास, जो वायु श्वास की मात्रा जो है कम निकलती है, ठीक है। इसमें 1, 3, 5, पहला, दूसरा, 5, सॉरी, इसके अंदर प्रथम, तृतीय, तो इसमें पहला, तृतीय बोला हुआ है, तो आप तीसरा ले लेंगे वर्ड, पहला, तृतीय और पंचम वर्ग, मतलब पहला में क, तीसरे में ग और पंचम वर्ग में अंग, तो ये आप लेंगे क, ग और
अंग, ये अल्प प्राण जो है व्यंजन कहलाते हैं। अब महाप्राण व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है। अधिक मात्रा में कहने का मतलब क्या हुआ? बहुत ही तेजी से श्वास वायु हमारी बाहर निकलती है, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आता है। द्वितीय व चतुर्थ वर्ण, जैसे ये दूसरे नंबर पर है और ये चौथे नंबर पर है, तो ये जो है महाप्राण व्यंजन कहेंगे। आया समझ में? चलिए, तो ऊष्म व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? श्वास और वायु के आधार पर। अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कम मात्रा में श्वास वायु जो है वो बाहर निकलती है। और महाप्राण में सेम ये इसका विपरीत उल्टा लेना है कि इन व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इसमें श्वास वायु बड़ी तीव्र गति से बाहर निकलती है। हमने उदाहरण के माध्यम से भी समझ लिया कि अल्प प्राण जो है वो श्वास मात्रा के अनुसार निम्न वर्गों के अंदर कौन कौन से, तो इनको चुन के अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो आप इस तरह से चुनकर लिख सकते हो। अल्प प्राण व्यंजन में पहला, तीसरा और पंचम जो है वो हम वर्ण जो है लिखेंगे। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पंचम। और महाप्राण में दूसरा व चौथा जो वर्ण है वह हम लेंगे। ठीक है, तो ये थे आज का हमारा पार्ट 2 जो वर्ण विचार है हिंदी का, वह हमने पढ़ा। तो व्याकरण का कक्षा 7वीं दूसरे का जो दूसरा पार्ट है वर्ण विचार, वह कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपने व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में उसे उतारेंगे। ठीक है, धन्यवाद।